इसी आवाज पर नरेंद्र मोदी की सरकार के 1 साल पूरे होने पर आज बहुत सारे केंद्रीय मंत्री करीबन 8-10 हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जिस इंटरव्यू को करने का मैं इंतजार कर रहा था और बड़ा गर्व हो रहा था और इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, वो है श्री किरण रिजिजू के साथ बातचीत, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। किरण, आपका वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। जब से आप मंत्री बने तब से मैं थोड़ा बहुत आपको फॉलो कर रहा हूं, नजर रखे हुआ हूं कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सबसे पहला सवाल तो आपसे यही पूछा जाना चाहिए कि इस नई सरकार में ये लगता है कि पिछले सरकार में एमओएस के पास काम नहीं होता था और यहां हम सुनते हैं कि एमओएस के पास बहुत ज्यादा काम है। तो थोड़ा तो आप अपने काम के बारे में बताइए कि आप कितने ओवरवर्क्ड हैं। दो चीजें आपको बतानी है। पहला तो प्रधानमंत्री जी ने जब सबको नॉमिनेट किया और सुबह जब हम लोग चाय के लिए बैठे थे और शाम को शपथ ग्रहण होना था, तब उन्होंने कहा कि ये छोटा टीम है और देश बड़ा है, बहुत ज्यादा काम करना है। कुछ सीनियर मिनिस्टर्स होंगे, कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होंगे, लेकिन ये एक टीम है। ये पहला उन्होंने एक संदेश दिया, तो हम एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। दूसरा, क्योंकि गृह मंत्रालय तो आप सबको पता ही है कि इसमें 24 डिवीजन यानी कि डिपार्टमेंट्स हैं और एक तरफ से ये रेसिडुअल भी है, जो कहीं नहीं जाता तो सारा वो सब्जेक्ट गृह मंत्रालय में ही आता है। तो मंत्रालय बहुत बड़ा होने के नाते काम तो बहुत ज्यादा होता ही है। और साथ में राजनाथ सिंह जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो परिवार में, हमारा गृह मंत्रालय का जो परिवार में उनका भूमिका एक हेड ऑफ द फैमिली का हिसाब से जैसे काम करता है, वो बिल्कुल मंत्रालय में चल रहा है। इसलिए हमारा बहुत अच्छा टीम है और फ्रीडम के साथ और दिल लगा के एकजुट होकर के पूरा शेयरिंग और एकजुटता का भावना से गृह मंत्रालय चला रहा है और हम लोग बहुत इफेक्टिवली और अच्छी तरह से चला रहे हैं। जी बिल्कुल। एक काम जो एक तरीके से हो रहा है, उस पर चर्चा बहुत ज्यादा नहीं हुई है, वो है पूरे देश के जो बॉर्डर हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम। छोटी मोटी खबरें आते रहती हैं, आप दरअसल इसका थोड़ा विस्तार करके बता सकें कि जो सीमा पर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बनाने का काम हो रहा है, उसमें हम कहां पहुंचे हैं और क्या प्रायोरिटीज हैं? हमारे जितना भी विभाग है उसमें से सीमा प्रबंधन एक ऐसा विभाग है जो बहुत ही गंभीरता से हमको लेना है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देश को भी, कि पिछले 11 महीने में मैंने निजी स्तर पर जितने सीमाओं में मैंने दौरा किया, चाहे वो कश्मीर में हो, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश हो, कोस्टल हो, अंडमान हो, कहीं भी हर जगह मैं जब पहुंचता हूं, सबसे पहले वहां के जो जवान हैं, सबसे जो नीचे स्तर पर जो काम करते हैं, और क्योंकि सीमा प्रबंधन जो है गृह मंत्रालय के अधीन है, वहां मैं जाता हूं तो उसके खाने पीने का व्यवस्था से लेकर के बड़ी जो समस्या है पॉलिसी लेवल तक हम लोग जाकर के देखता है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि हमारा सीमा बिल्कुल सुरक्षित है। और मैं जब विपक्ष में थे और जब मैं सांसद होने के नाते जब मुद्दा उठाता था, आपको देखने को मिलेगा लगभग मेरा 30% लगभग मेरा सवाल वो सीमा से जुड़ा होता था। और मैं आज मंत्रालय में खुद से काम कर रहा हूं, तो मेरे लिए सुविधा बहुत है, क्योंकि मेरे लिए समझने में, सीमा प्रबंधन के बारे में समझने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बारीकी से इस मसले को मैं हल करके मैं समझता हूं। तो खास करके जहां हमारी चीन से सीमा लगी हुई है, वहां पर जो हम एक्टिविटी इस वक्त कर रहे हैं, उस पर चीन का रिएक्शन और इंगेजमेंट दोनों हमारा कैसा चल रहा है? ये बहुत ही संवेदनशील मसला है। और जो हमारा चीन के साथ हमारा जो बॉर्डर है, अरुणाचल से लेकर के लद्दाख तक, वहां एक प्रोटोकॉल मेंटेन कर रहा है, जिसके तहत बहुत ही आप जो कंट्रोल्ड पोस्चर जो बोलते हैं, हमारे जवान जो वहां तैनात है बहुत ही कंट्रोल्ड वे में वहां बिहेवियर करते हैं, उनके भी हमारे भी। अब पाकिस्तान साइड में गोली भी होता है,
बहुत सारा चीज आपको देखने को मिलता है, लेकिन चाइना के साथ ये बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। कभी कभार हमारा टीम वहां जब पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं, उनके भी आते हैं, उसमें कभी कुछ घटना भी हो जाते हैं, फिर भी बहुत ही रिस्ट्रेन मोड में दोनों रहते हैं और इसको हम चाहते हैं कि ये मेंटेन हो। हम एग्रेसिव होकर के दूसरे के सीमा में उस पर हम जाना नहीं चाहते, लेकिन अपना सीमा, अपना टेरिटोरी में बहुत ही मजबूत के साथ हम खड़े रहते हैं और इसका मेंटेन करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। चूंकि आपने कहा कि पाकिस्तान से थोड़ा हो जाता है, तो ये जब सरकार आई, इसके बारे में, इसकी पोजीशन सरकार की पाकिस्तान के बारे में क्या होगी, ये सबको एक बड़ा अंदाज है, आराम से कोई भी बता सकता है। उसको देखते हुए जिस प्रकार से सीमा पार से फायरिंग हुई, फिर हमारी जो हैंडलिंग हुई, उसकी बड़ी आलोचना हुई, थोड़ा विवाद हुआ, तो अब थोड़ा हम घटना से दूर हो गए हैं। क्या आपका असेसमेंट है कि हमारे अब पोजीशन क्या है वीज़ा-वी पाकिस्तान? देखिए, जो नीतिगत हमारे पाकिस्तान के प्रति जो पॉलिसी है, उसको मैं अभी बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये विदेश मंत्रालय का विषय भी है। विदेश वाला छोड़ के गृह मंत्रालय पर हमारे, क्योंकि सीमा सुरक्षा हमारा जिम्मेदारी है। हमने, जैसे मैंने चीन के मामले में भी कहा कि हम बहुत ही अलग रूप से व्यवहार हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन पहले में जो दिखने मिलता था कि जितना शक्ति से हमको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि देखिए भारत बहुत ही जिम्मेदार देश है, हम वेंचर आउट नहीं करते, हमारे फोर्सेस जहां तहां हाथ पांव नहीं मारते। लेकिन जब हमारे ऊपर कुछ ऐसा चीज देखने को मिलता है जहां हमारा रिएक्शन जो है अच्छी तरह से बराबर होना चाहिए, नहीं होते हैं, तो हमको अच्छा नहीं लगता है। तो आज हमारा सरकार में जब हम हैं, तो हम समझते हैं कि देशवासियों को बिल्कुल कॉन्फिडेंस जो देना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस सिर्फ जबानों से नहीं, हमारे एक्शन से वो भी हम देने चाहते हैं। साथ साथ ये भी हम नहीं दिखाए कि हम झगड़ा करना चाहते हैं हमारा जो पड़ोसी देश से, या किसी भी तरह से हम उसका रिश्ता को हम बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे भी हम नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि एज ए रेस्पॉन्सिबल कंट्री हम जो है बहुत ही व्यवहारिक तौर पर हमारे बहुत ही अच्छा और मैच्योर्ड बिहेवियर होना चाहिए। इसलिए सीमा पर पाकिस्तान साइड में हमारे जितने भी जो बीएसएफ के जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, जितने भी लोग हैं, बहुत ही रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर के साथ में अपना ड्यूटी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और विषय जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस पर आपका जो इनपुट होता है, पूरे राष्ट्र की नीति फिर उसके आधार पर बनती है, और अभी वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक ऐसी सरकार है जहां बीजेपी और मुफ्ती साहब साथ में हैं, इसलिए कश्मीरी अलगाववादियों पर हमारा क्या रुख है, आपका क्या रुख है? देखिए, बहुत सारे चीज जो है गलत प्रचार से भी बिगड़ता है। मैं अभी कश्मीर जाके आया पिछले हफ्ते में, वही था, और जब मैं वहां था तो कुछ बंद भी चल रहा था और मैंने सब चीज देखा। वहां एक तरफ से जो हम यहां बयानबाजी करते हैं, उससे भी वहां असर पड़ता है। इसलिए हमने ये निर्णय किया कि बहुत ज्यादा हम ना बोले और जो काम करना चाहिए वो हमको करना है व्यवहारिक रूप से, और जो हमारा अच्छा नीति और अच्छा जो हमारा व्यवहार है उसको दुरुपयोग करें, उसका लाभ उठाते हुए हमारे देश के खिलाफ काम करें, तो फिर उसके लिए हम सख्ती से पेश आएंगे। जैसे उदाहरण तौर पर मसरत का जो केस हुआ था, उनको बेल आउट हुआ, तुरंत हमारा गृह मंत्रालय से वहां निर्देश किया, हम जो एडवाइजरी जारी करते हैं तुरंत, और फिर उसको गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह से संदेश भी साफ होना चाहिए, लेकिन हम लोगों का सेंटिमेंट के साथ भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और हम सिर्फ हमारा यूनिफॉर्म के माध्यम से हम शासन करना है, ये बिल्कुल इस तरह का हमारा कोई मन में नहीं है। दिल जीतना चाहिए, प्यार से जीतना चाहिए। इसलिए वहां जब सरकार बना और पीडीपी भारतीय जनता पार्टी का जब गठबंधन सरकार बना, तो हमने क्लियरली कहा कि हमारा पार्टी का एजेंडा ये है, हमारा पॉलिसी ये है, लेकिन देश हित में और जम्मू कश्मीर के हित में सरकार बनाना जरूरी था, इसलिए सरकार भी बनाया। लेकिन अपने जो बेसिक हमारा प्रिंसिपल आइडियोलॉजी है उसके साथ भी हम कोई
समझौता भी नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जो टेरर का मुद्दा है उसमें एक व्यू तो ये हो सकता है कि स्थितियां थोड़ी सी सुधरी हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर वाला एक मसला अगर छोड़ दें तो, लेकिन कुछ न कुछ घटनाएं होते रहती हैं और लगातार हम लोग होम मिनिस्ट्री में जो भी पहले की सरकार थी, मैं पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम मॉनिटर कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटियां हैं, मीटिंगें चल रही हैं और तब भी वारदात होती रही। क्या कोई इफेक्टिव नया इनिशिएटिव आ रहा है जिसका हम आने वाले दिनों में आपसे सुनेंगे कि आतंकवाद के लिए एक नया फ्रेमवर्क और एक नया टास्क, एक प्रोजेक्ट लेके हम तैयार हो गए हों? आतंकवाद में जैसे हम लोग कभी कहते हैं कि आयरन फिस्ट विद वेलवेट ग्लोव, जो हम लोग कहते हैं, और जीरो टॉलरेंस का हम अक्सर यूज करते हैं, खास करके हमारा पार्टी। हमने क्लियर कट एक अपने के लिए एक रूपरेखा तैयार किया। हम बातचीत के लिए तैयार हैं। पहले में अगर वो हथियार उठाया है और आज वो बातचीत के लिए आना चाहते हैं हथियार छोड़ के, उसके लिए हमारा दरवाजा खोला है। लेकिन संविधान के दायरे के बाहर कोई हमको किसी तरह से हमारे देश को नुकसान करेंगे तो फिर हम उसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। पूर्वोत्तर में भी जितने वहां जो उग्रवादी संगठन हैं, सबको मैं मंत्री बनते ही वहां में जाके कहा कि आप मुख्य धारा में वापस आइए, हमारा सरकार, हम खुले मन से आपका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देश के खिलाफ जंग लड़ेंगे, हथियार का इस्तेमाल होगा, वायलेंस पे विश्वास करेंगे, तो फिर उसका जवाब भी उसी प्रकार से मिलेगा। इसलिए हम दरवाजा बिल्कुल खुला है, मौका सबको देंगे, लेकिन शक्ति से जहां पेश आना चाहिए वहां सरकार बिल्कुल क्लियर कट हमारा जो है पॉलिसी जो सबके सामने में है। इसलिए दोनों विकल्प हमारे सामने हैं। आमतौर पर चैनलों या अखबारों में उस तरीके से हेडलाइन नहीं बनी, वो है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर एग्रीमेंट पर संसद से मंजूरी मिल जाना और असम की सीमा को नहीं छोड़ा जाएगा, ये जो एक माहौल बना हुआ था उसको दरकिनार करके सरकार ने कहा कि नहीं, पूरी सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, वो शामिल होगी। दरअसल इस पर मैं आपसे थोड़ा आपके ऑब्जर्वेशन या आप इसको और इलेबोरेट कर सकें तो मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है। देखिए, हमारा पार्टी का स्टैंड तो आपको मालूम है। हमारा असम यूनिट का ये मानना है कि जमीन छोटा हो या बड़ा हो, ये हमारा एक इमोशनल इश्यू है, इसलिए हम 1 इंच भी जमीन हम बांग्लादेश को नहीं देंगे। ये हमारा पार्टी का स्टैंड रहा है। और हमने जो कैबिनेट में जो भेजा था उसमें भी असम को छोड़ के भेजा था, लेकिन परिस्थिति तो आपको मालूम है, राज्यसभा में हमारा मेजोरिटी नहीं है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसलिए सारा पार्टी एक साथ वोटिंग करे तो ये अच्छा मैसेज भी जाएगा। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पत्र के माध्यम से क्लियर कट अपना व्यू रखा कि असम को शामिल किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने भी क्लियरली कहा कि अगर असम को अलग रखेंगे तो हम समर्थन नहीं करेंगे, तो उससे देश के लिए ये अच्छा नहीं होता। और बांग्लादेश में जो अभी का जो बांग्लादेश में रेजिम है हमारे लिए बहुत फेवरेबल है, तो ऐसे समय अच्छा संदेश जाना बहुत जरूरी था। इसलिए सर्वसम्मति से सारा पार्टी मिलकर के निर्णय किया है। अगर वहां सेंटिमेंटल इश्यू को लेकर के कुछ विरोध है, हम जानते हैं, लेकिन पूरे देश हित में निर्णय हुआ है, तो मैं अपील करूंगा असम के हमारा जितने भी भारतीय जनता पार्टी हो या एजीपी हो, कोई भी जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं कि इसको विरोध ना करें, क्योंकि पार्लियामेंट में पास हो चुके हैं और ये आगे जाकर के देश हित में बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, इसलिए इसको हम मान लिया जाए, ये मेरा अपील है। इसमें बड़ी बात है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि असम के मुख्यमंत्री हों या बंगाल के मुख्यमंत्री हों, दोनों इस पर ऑन बोर्ड आए और साथ हो गए। तो लेकिन ये मान लिया जाए कि बीजेपी की असम यूनिट की राय के बावजूद राष्ट्रीय नेतृत्व ने अब जो रोल लिया, प्रधानमंत्री ने सरकार के रूप में लिया, माना जाएगा कि बीजेपी की भी उस पर मुहर है और ये एक बहुत बड़ा फैसला है और ये मामला अब सील हो गया, इस पर कोई दोबारा डिस्कशन नहीं होगा। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2/3 सिर्फ नहीं, ये तो 100% ये पास हो चुके हैं, तो ये तो अब हमारा देश का फैसला है और इस पर कोई पीछे जाने का तो कोई बात ही नहीं। एक विषय और मैं आपसे टच करना चाहूंगा, क्योंकि यूएस एम्बेसडर का एक बयान आया कि एनजीओ के बारे में सरकार का रुख क्या है, आपने उसकी आलोचना की। उसके दूसरे दिन जर्मन राजदूत, जो कि बड़े ही भारी इंडिया बुल हैं,
स्टीनर साहब, उन्होंने भी कहा कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं, थोड़ा इनको सोचना चाहिए। हम ये समझते हैं कि सिविल सोसाइटी, ओपन गवर्नेंस, ओपन डिस्कशन बहुत बड़ी चीज है और सिविल सोसाइटी का बड़ा हिस्सा है एनजीओ। एनजीओ के बारे में रुख क्या है? कुछ घटनाएं स्पेसिफिक हो सकती हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। एनजीओ के बारे में सरकार का अप्रोच क्या है? देखिए, हमारा अप्रोच वही होना चाहिए जो एक डेमोक्रेटिक सरकार का होना चाहिए। किसी भी रूप से पाबंदी हम नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। जब एनजीओ, हजारों एनजीओ हैं, मैंने अभी रिसेंटली इसका रिव्यू मीटिंग भी लिया। एनजीओ का बाहर से पैसा आना, जो फंडिंग सिस्टम है, उसमें कुछ रूल्स बने हुए हैं। इसलिए एनजीओ के खिलाफ वही कार्रवाई होगा जो एनजीओ जिस तरह से वो व्यवहार करेंगे। अगर जिस पर्पस के लिए पैसे आए हैं, अगर उसका इस्तेमाल किसी और अलग क्षेत्र में किया जाएगा, तो ये तो रूल तो खुद तोड़ रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि किसी देश का राजदूत या किसी देश का उच्चायुक्त कोई इस पे रिएक्शन करते हैं, तो मेरा ये कहना है कि उसमें रिएक्शन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने आप से कोई कार्रवाई तो नहीं कर रहे हैं। कोई रूल तोड़ेंगे तो कानून काम कर रहे हैं। हम सरकार में हैं, तो हम तो हमेशा जो रूल्स बने हुए हैं, चाहे हमारी सरकार ने बनाया हो या पिछली सरकार ने बनाया हो, वो रूल तो रूल होते हैं। इसलिए एनजीओ लोग, इसमें हजारों एनजीओ है, उस पर कार्रवाई तो नहीं हुआ। कुछ लोगों पे हुआ है, वो उनका कर्मों के कारण हुआ है। हमारा कोई भेदभाव इसके ऊपर में कुछ नहीं है। ये आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ तो रूल के मुताबिक हुआ है, टेक्निकली आर्गुमेंट सही है, लेकिन पॉलिटिकली लोग ये देख रहे हैं कि नहीं, कुछ लोगों को आप लोग आइडेंटिफाई करके बैठे थे कि इनको तो सबक सिखाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल साफ डायरेक्शन हम सबको दिया हुआ कि भेदभाव से किसी राज्य जो है, अगर वो दूसरे पार्टी वहां राज्य सरकार है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। फेडरलिज्म का ट्रू स्पिरिट मेंटेन करना। या कोई एनजीओ हो जो हमारा आलोचक है, हमको आलोचना करते हैं पहले से, फिर भी अगर वो सही काम कर रहे हैं, कानून के मुताबिक उसका पूरा संगठन चल रहा है, तो उस पर कार्रवाई करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए ये बात कहना गलत है कि हमारा कोई किसी एनजीओ का ऊपर हम टारगेटेड काम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। एक सवाल मैं पर्सोनिफाई करके पूछूंगा, आपको थोड़ा फ्रिवलस ना लगे इसलिए एक्सप्लेन कर दूं कि हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, ये सबको पता था। उस तरीके से हो नहीं रहा था, अब उसमें तेजी आई है। उसको हल्के में पूछना हो तो यूं पूछूंगा कि ये बताइए कि पता है कि दाऊद कहां है? ये देखिए, खुफिया तंत्र का उस दिन प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा बात कहा था जब आईबी का ये ऑफिस इनॉग्रेशन हुआ था, ट्रेनिंग सेंटर। लेकिन उसके तुरंत बाद भूकंप आ गया, तो सारा जो न्यूज चैनल का सारा जो है वो भूकंप में फोकस हो गया। वरना बहुत अच्छा जो एक विजन प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारा जो खुफिया तंत्र है वो अगर चुरुस्त दुरुस्त हो, बहुत एफिशिएंट हो, तो देश का जो सुरक्षा है वो आप बिल्कुल उसमें कोई चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसी एक व्यक्ति को लेकर के हमारे पास जो इनपुट्स आते हैं या हम रिव्यू लेते हैं, उसको हम सार्वजनिक रूप से उसको चर्चा में लाएं, तो वो ठीक नहीं है। और हमारे साथी ने एक रिटर्न रिप्लाई जो अनस्टार्ट क्वेश्चन पे जो सवाल हुआ था, उसमें मैंने क्लियरली कहा कि उस जवाब को आप देखिए, एक डायरेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन था। एक्सट्रेडिशन उसको करना है कि नहीं करना है, सरकार कब करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन था। तो उसी कंटेक्स्ट में एक जवाब दिया गया है। और 2013 में जब कांग्रेस का सरकार था, उस समय भी एक सिमिलर क्वेश्चन का सिमिलर जवाब था। हमने तो उसको मुद्दा नहीं बनाया था। आज भी ये मुद्दा नहीं बनना चाहिए। और वैसे मंडे को एक स्टेटमेंट राजनाथ सिंह जी ने आज कहा है, वो एक ड्राफ्ट हमने किया है, उसका स्टेटमेंट भी फिर हम संसद में रखेंगे। वो इसलिए कि वो जो मिसकंस्ट्रू ना हो और उस डॉक्यूमेंट को पाकिस्तान या कोई और देश मिसयूज ना करे यूनाइटेड नेशन या किसी और फोरम में। इसलिए हमारा जो पोजीशन है बिल्कुल क्लियर है। इसका संसद में अगर
लोगों को कोई संदेह है तो हम बिल्कुल रिकॉर्ड जो है स्ट्रेट रखना चाहते हैं, इसलिए इसका एक क्लैरिफिकेटरी स्टेटमेंट आने वाला है। तो ये बिल्कुल एक हेडलाइन आते हुए कि मंडे को एक क्लैरिफिकेशन इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आएगा, आप CNBC आवाज पर बता रहे हैं। इसके पहले कि मैं एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल पूछूं, दर्शकों में से कुछ सवाल हम आपसे चाहेंगे कि लोग पूछें। आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। एक छोटा सा सवाल है, अभी हाल ही में नेपाल में जो विपदा आई, भारत ने मदद की, सबसे आगे बढ़ चढ़ के मदद की। मैं ये जानना चाहूंगा इसमें क्या सोच क्या है, आखिर आपकी मंत्रालय की आखिर सोच क्या है। और दूसरी बात मैं ये अनुरोध करूंगा, आप मिल गए आज तो आपके माध्यम से ये चाहूंगा कि आप हमारे वित्त मंत्रालय को रिक्वेस्ट करें, क्योंकि नियम ऐसा है भारत में कि कोई भी एनजीओ भारत का, कोई भी एनजीओ भारत के अलावा कोई चैरिटी करता है बाहर में, उसका 80G सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। हमारे एनजीओ भारत के आ गए नेपाल के मदद करने के लिए, मदद करेंगे और तकलीफ यहां पर पाएंगे। तो क्यों नहीं वित्त मंत्रालय से आप अनुरोध करें कि वित्त मंत्रालय ऐसी स्थिति में, ऐसी विपदा के समय में आप एक्सप्लेनेशन दे दे, एक क्लैरिफिकेशन दे दे कि एनजीओ मदद करेगा नेपाल में तो कोई तकलीफ नहीं। और दूसरी बात, कई सेवा संस्थाओं के अलावा कंपनी आदि लोग चाहते हैं कि हम भी दान देवें, मदद करने पहुंचे। वैसे में उनको इनकम टैक्स में 100% छूट अगर मिलेगी तो भारत सरकार का खर्चा कम लगेगा, टैक्स पेयर स्वयं मदद करने आएंगे। जी धन्यवाद। पहला तो जो नेपाल में भूकंप आया, हमारा भारत में भी कुछ क्षेत्र में, खास करके बिहार और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो आया था, हमारा जब उच्च स्तरीय बैठक हुआ था 3 बजे, और साथ साथ हमारा फोर्सेस भी तैयार हो गया। जैसे निर्णय हुआ, पहला जो एयरक्राफ्ट है 4 बजे टेक ऑफ किया, तो उसमें कोई दूसरा चीज से जोड़ के देखने का नहीं, एक इमरजेंसी था। और हमारा सार्क देशों का एक हमारा फोरम है, सार्क डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फोरम है, और जिसका मैंने 2 बार बैठक भी कर चुका है। और जो बैंकॉक में इंटर मिनिस्ट्रियल बैठक हुआ उसका अध्यक्षता भी मैंने किया। उसके बाद मैं वाशिंगटन में बैठक लिया, वहां में भी इसका बहुत व्यापक रूप से चर्चा हुआ। तो साउथ एशिया में हम ऑलरेडी लीडिंग नेशन है, जो सार्क के अंदर में कहीं भी डिजास्टर होंगे तो हमारा टीम पहले पहुंचेंगे, ये ऑलरेडी स्टेटेड पॉलिसी है। उस पॉलिसी के तहत जब नेपाल में इतना भयंकर जो भूकंप आया, हमारे एनडीआरएफ के टीम जो है तैयार था, और एक दिन के अंदर सारे के सारे टीम वहां पहुंच गए। हमारे मंत्रालय में जो एडिशनल सेक्रेटरी है डिजास्टर मैनेजमेंट में, एडिशनल सेक्रेटरी को काठमांडू में रखा, और वहां पूरे व्यापक रूप से हमारा फोर्सेस ने काम किया, और उसके साथ नेपाल सरकार के साथ मिल करके बहुत अच्छा से उनका काम हुआ। और कल ही हमने वापस उसका स्वागत किया, और गृह मंत्रालय में राजनाथ सिंह जी थे, मैं थे, और नेपाल के राजदूत, हम तीनों के मौजूदगी में सारा एनडीआरएफ टीम को हमने वेलकम किया, और इसका सराहना भी सब जगह हुआ है। उसमें कोई दूसरा मंशा उसमें जोड़ना ही गलत बात है। और जहां तक हमारा सामग्री जाने का और कंट्रीब्यूशन का सवाल है, हमने व्यवस्था किया है, रक्सौल में भी हमारा कैंप बिठा के रखा है कि जितना सामग्री और जो भी चीज हिंदुस्तान से नेपाल को मदद पहुंचना है, उसमें हमारा सरकार पूरा सहयोग करेगा। और विदेश मंत्रालय के माध्यम से भी, क्योंकि वो एक अलग देश है, तो विदेश मंत्रालय से भी इसका कोऑर्डिनेशन हो रहा है। जहां तो फाइनेंशियल रेगुलेशन का सवाल है, क्योंकि वित्त मंत्रालय के जो उनके बिहाफ में तो मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन आपने जो कहा वो सही बात है कि जो आप किसी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और मदद करना चाहते हैं, तो उसको लेकर के आप अगर विपत में आ जाए, आप तकलीफ में हो, तो ये सही बात नहीं रहेगा। अगर परमानेंट पॉलिसी ना हो, लेकिन एक स्पेशल प्रोविजन अगर हो सके तो ठीक है। ये हमारा मंत्रालय के माध्यम से मैं जरूर इसका चर्चा करूंगा। जी, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा वीजा के बारे में। जो खबरें आई हैं वो ये है कि 153 देशों को वीजा ऑन अराइवल देने की बात है, तो जाहिर है कि अब सारी सिक्योरिटी की चिंताएं एड्रेस हो चुकी होंगी। और दूसरा अभी कंफ्यूजन ये हो गया था कि जो ऑनलाइन वीजा अप्लाई करके आना है उसको लोगों ने वीजा ऑन अराइवल समझ लिया था, तो थोड़ा ये एक्सप्लेन कर दीजिए, इसका बड़ा लोगों को फायदा होगा। थोड़ा सा ये इसमें आपने सही कहा, एक कंफ्यूजन था कि वीजा ऑन अराइवल जब नाम दिया तो
पासपोर्ट लिया और हिंदुस्तान पहुंच गया। तो ये एक गलत वो बात था, लेकिन अभी काफी मात्रा में ये क्लियर भी हो गया कि पहला नाम था ये इलेक्ट्रॉनिक वीजा, टूरिस्ट वीजा ऑन अराइवल enabled by इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल आपका ऑथराइजेशन, ये एक लंबा नाम था। तो इसको हमने इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीजा हमने शॉर्ट नाम दे दिया। बिल्कुल। इसलिए वो जो है यहाँ पहुंचने से पहले उसका जो ऑनलाइन में उसका हमने एक माध्यम बना के रखा जिसका सारा क्लियरेंस 72 घंटे के अंदर वो सारा क्लियर हो जाएंगे। एक निगेटिव लिस्ट उस देश में हमारा जो एम्बेसी है उसके पास रहेंगे और एक सेंट्रल निगेटिव लिस्ट हमारा होम मिनिस्ट्री में रहेंगे। तो एम्बेसी में भी लिस्ट है और हमारा होम मिनिस्ट्री में भी लिस्ट है। उस निगेटिव लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो वो सिर्फ अप्लाई करना, अपना रूम में कमरे में बैठे बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना है और वो वीजा ऑनलाइन मिल जाएंगे, आएंगे या अपना फिंगरप्रिंट्स देंगे और विद इन 5 मिनट्स सारा क्लियरेंस के साथ वो बाहर आएंगे। एक कंप्लेन बहुत आया, मैंने इमिग्रेशन को मैंने एक अपना रिव्यू लिया कि लोग कंप्लेन करते हैं कि हिंदुस्तान में आने से बहुत लंबा लाइन लगना पड़ता है और इंडियन एयरपोर्ट्स में बहुत ही अच्छा तरह से सिस्टम नहीं है, इस तरह का कंप्लेन आया था। उसको सही करने के लिए हम लोगों ने पूरा रिव्यू मीटिंग लिया और अब ये कंप्लेन बहुत कम, अगर है तो भी बहुत कम है अभी। इसलिए टूरिस्ट पिछले जो नवंबर से हमने ये लागू किया, लगभग 1,50,000 इसका लाभ उठा चुके हैं। इसलिए बहुत हमारा प्रभावी रूप से इसका असर हुआ। बिल्कुल। और अब कितने देश वीजा ऑन अराइवल वाली लिस्ट में आने वाले हैं? हमारा लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक 150 देश को हम कंप्लीट करेंगे। किरण जी, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला, CNBC आवाज पर 1 साल की समीक्षा के लिए शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।